हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हैविंग फन। तो स्वागत है आपका आज के डिस्कशन में। और आगे बढ़ने से पहले आई वुड वांट टू टेल यू दैट हमारे वेबसाइट पर जाकर आप कुछ क्विक एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कंटेन करता है आपके जीएस पेपर के कंटेंट को, साथ में ही आपके करंट अफेयर्स को के कंटेंट को। ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप प्लीज जाकर वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और अब आगे बढ़ते हैं आज के डिस्कशन की तरफ। तो आज के डिस्कशन का जो कंटेंट है वो इस तरीके से है। पहला जो हमारा आर्टिकल है वो यूक्रेन क्राइसिस के बारे में बात करता है, डॉनबास रीजन के रेफरेंस में। जो दूसरा आर्टिकल है वो गेमिंग और एनिमेशन सेक्टर से है। गवर्नमेंट की इस पर क्या कुछ पॉलिसीज रही हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर के पोटेंशियल डेवलपमेंट को देख रही है, इसके बारे में हम जरा सी आज चर्चा करेंगे। जो तीसरा आर्टिकल है वो मनरेगा को हाईलाइट करता है, स्पेशली जो बजट एलोकेशन हुआ है, जो बजट एस्टिमेशन हुआ है, उस पर क्या क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। जो चौथा आर्टिकल है, इसके रेफरेंस में एक आर्टिकल हमने कल डिस्कस किया था, जहां पे हमने सीबीआई के एनएससी के जो एमडी है रवि नारायण, उनके क्वेश्चनिंग पर बात की थी, एनएससी के बारे में बात की थी, सेबी के बारे में बात की थी। तो उस रेफरेंस में एक और आर्टिकल है जो कि इस तरह से है दैट रेड पेन मूवमेंट फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज हियर। तो इसके बारे में हम जरा सी बात कर लेंगे। अगला आर्टिकल जो है वो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस को रिलेट करता है, जहाँ की जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट से बात की है ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस के बारे में। साथ में ही जो यूक्रेन क्राइसिस है उस पर भी चर्चा हुई है। तो क्या कुछ इनके बीच में बात हुई है और उससे उससे हमारे कंटेंट का क्या रिलेशन है, इसको हम समझेंगे। अगला जो एक क्विक प्रीलिम्स फैक्ट है जो हम रोज डिस्कस करते हैं, तो आज के प्रीलिम्स फैक्ट के लिए हमारे पास है, सेंटर जो है उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी है ओआरपीडी स्कीम पे, जो कि है वन रैंक वन पेंशन योजना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि है यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, स्पेशली जो ये डॉनबास रीजन है वहां पर क्या कुछ हो रहा है, इसको हम समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस क्राइसिस का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। तो आइए बात करते हैं कि बैकग्राउंड क्या है इस क्राइसिस का। तो यूक्रेन जो है, यूक्रेन एक्चुअली एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा देश है जो रशिया और यूरोप के बीच में फंसा हुआ है। 1991 तक क्या था, 1991 तक जो यूक्रेन है वो सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। हालांकि उसके बाद जब ये अलग हुआ तो एक ये परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं बन पाया, क्योंकि इसकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी वीक रही, फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी वीक रहा, इसको हमेशा दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ी। और ये दो देश जिनके बीच में ये हमेशा झूलता रहा, वो जो थी वो प्रो यूरोपियन कंट्रीज और रशिया रही। तो ये जो क्राइसिस है इसकी शुरुआत हुई नवंबर 2013 में। तो नवंबर 2013 में क्या हुआ, नवंबर 2013 में यूक्रेन के अंदर एक इंटरनल क्राइसिस शुरू हो गई। क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि जो प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, विक्टर यानुकोविच, उन्होंने एक डील जो है वो रिजेक्ट कर दिया, और ये डील आई थी यूरोपियन यूनियन की तरफ से। अब इससे क्या हुआ कि यूक्रेन के अंदर मास प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ने लग गई। अब यहाँ पे दो चीज हुई। जो यूरोप थी, ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट किया, और रशिया जो ने क्या किया, रशिया ने वहां के प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर दिया। अब इस घटना के बाद क्या हुआ कि प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे नहीं रुका, और भी प्रोटेस्ट हुए, और भी बड़ी बड़ी चीजें जो है वो यूक्रेन के अंदर होने लग गई। फरवरी में कुछ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए, और जिनका की जो मोटो था वो ये था कि जो प्रेसिडेंट थे यानुकोविच, उनको बाहर निकालो भाई। अब रशिया ने इसको शांत करने की कोशिश भी करी, और इसके बाद जब यूक्रेन का इन्फ्लुएंस चला गया तो उन्होंने इन्वाइड किया, और क्रीमिया जो एक पार्ट है उनका, उसको एनेक्स कर लिया। अब अप्रैल में जो प्रो रशिया रिबेल है, उन्होंने क्या किया,
जो प्रो रशिया सेपरेटिस्ट रिबेल थी उन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन में टेरिटरीज को सीज करना शुरू किया। ये किस चीज से आया? एक जो बड़ा इवेंट इसमें था वो ये था कि जो मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट थी 17 जनवरी को रिबेल्स ने उनको शॉट किया। इसमें 298 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग जो है एक्सीडेंटली भी मारे गए। अब ये जो था ये एक बहुत बड़ी घटना थी यूक्रेन के लिए। इससे क्या हुआ कि यूक्रेन जो है वो एक तरह से अपाहिज बन गया। पहले भी उसको इन दोनों देशों के बीच में झूलना पड़ रहा था और सपोर्ट लेना पड़ रहा था। यूरोप से भी उसको सपोर्ट लेना पड़ रहा था और रशिया से भी उसको सपोर्ट लेना पड़ रहा था। बट ये जो ईस्टर्न टेरिटरीज पे रशिया का कब्जा होने लगा, इससे यूक्रेन जो है वो और ज्यादा वीक हो गया। अब एक और चीज है जो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कई वर्षों से यूक्रेन जो है वो रशिया का पार्ट रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो मत सामने आते हैं। पहला मत जो यूक्रेन को रशिया से ही इंट्रिंसिकली लिंक करके देखता है कि हाँ भाई यूक्रेन जो है वो होगा तो रशिया का ही पार्ट होगा। जो दूसरा मत है वो ये है कि नहीं नहीं, यूक्रेन जो है उसको यूरोप का पार्ट होना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि इसकी वजह से एक इंटरनल जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, एक डिसएग्रीमेंट है, वो बढ़ रही है जो कि इनएविटेबल है। अब यहाँ पर दो तीन चीजें और सामने आती हैं। पहली चीज की जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, उनके जो एम्बिशंस है वो बड़े हाई हैं। वो अपने लॉन्गर विजन में यूक्रेन को एक्सटेंडेड रशिया का पार्ट देखते हैं। दूसरी चीज ये है, यूक्रेन के साथ क्या समस्या है, यूक्रेन का सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद 1991 में जो उसकी नेशनल इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री है वो बड़ी छोटी रही है और उससे लंबी जो है उसकी सब्जुगेशन की हिस्ट्री रही है। तो यहाँ पे जो यूक्रेन है वो स्टैंड बैक नहीं कर पा रहा है, वो उठकर लड़ने के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमारा फोकस क्या है, यहाँ पर हम जो डॉनबास रीजन में जो क्राइसिस है उसके बारे में जरा समझेंगे। तो अब हम मुद्दे पे आते हैं और ये जो मुद्दा है ये बेसिकली आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और जो पॉलिसीज उनके क्या इफेक्ट रहे हैं इनसे रिलेटेड है, जो कि आपके जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो है डॉनबास रीजन क्या है, मिन्स्क एग्रीमेंट क्या है। मिन्स्क एग्रीमेंट क्या है ये हम अभी समझेंगे, तो इसको अब हम फटाफट समझ लेते हैं। जो डॉनबास रीजन है यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, जो डॉनबास रीजन है वो डोनेट्स्क और लुहांस्क जो है यूक्रेन का जो पार्ट है उसको मिलकर बना हुआ है। ये जो रीजन है ये मार्च 2014 से ही कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर रहा है जब मॉस्को ने क्रीमिया को इन्वेड किया था। अभी हमने समझा कि 2013 में कैसे प्रोटेस्ट जो है वो यूक्रेन के अंदर शुरू हुए, जो कि जिसका नतीजा फाइनली ये हुआ था कि फरवरी 2014 में रशिया ने पहले जरा सा उनको शांत कराया और शांत कराने के बाद क्रीमिया को ही हड़प डाला। अब जो प्रो रशियन रिबेल है डोनेट्स्क और लुहांस्क में, उन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन की टेरिटरीज को सीज करना शुरू कर दिया। अभी अभी हमने ये सब समझा। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जो रशियन स्पीकिंग रीजन है यूक्रेन के अंदर और जो यूक्रेन के ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे उनका अपना मोनोपोली चल रहा है, उनके बीच में एक टिफ शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक रिबेलियन शुरू हो गया और ये जो क्राइसिस है ये जो है ये बढ़ता गया। अब इसका सल्यूशन क्या निकल कर आया, इसके सल्यूशन में दो मिन्स्क एग्रीमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये दो मिन्स्क एग्रीमेंट्स क्या है इनको जरा समझते हैं। तो पहला जो मिन्स्क एग्रीमेंट है वो 2014 में ट्राइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में सामने आया। ये जो ट्राइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट था ये हुआ यूक्रेन, रशिया और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी के बीच में, जो कि एक यूरोप का पार्ट है, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम OSCE भी कहते हैं। अब ये जो है यहाँ पे मीडिएशन किया गया फ्रांस और जर्मनी के द्वारा, ठीक है।
अब मिन्स्क वन के क्या प्रावधान थे? मिन्स्क वन का प्रावधान ये था कि जो यूक्रेन है और रशिया बैक्ड रिबेल्स हैं, वो एक 12 पॉइंट सीज फायर डील पर आए। वो उस डील में क्या इंक्लूजन्स रहे? उस डील के इंक्लूजन्स ऐसे थे कि जो प्रिजनर एक्सचेंजेस हैं या फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की डिलीवरी है या फिर हेवी वेपन्स का विड्रॉल है, इन सब चीजों में ये दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हालांकि यहाँ पे दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि दोनों साइड से इस डील को लेकर मस्त एकदम बढ़िया वायलेशन हुए और ये डील चल नहीं पाया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया मिन्स्क टू। मिन्स्क टू क्या था? 2015 में जो रशियन रिप्रेजेंटेटिव हैं और यूक्रेन फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ओएससी, जिनके बारे में अभी हमने ऊपर जाना, और डोनेस्क और लुहांस्क के जो ये डॉनबास रीजन जो है, जो डोनेस्क और लुहांस्क से मिलकर बना है, इनके कुछ लीडर्स ने एक 13 पॉइंट का एग्रीमेंट साइन कर दिया। इस एग्रीमेंट को मिन्स्क टू के नाम से जाना गया। अब जो नया एग्रीमेंट था उसमें एक इमीडिएट सीज फायर डायलॉग का प्रोविजन रखा गया। तो इसमें क्या बात हुई? इस प्रोविजन में इसमें ये कहा गया कि जो डोनेस्क और लुहांस्क है वहां पे अपने इलेक्शंस कराए जाए और वो यूक्रेनियन लॉ के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, और वहां पे यूक्रेनियन गवर्नमेंट का ही कंट्रोल हो और उस वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स भी अगर उठते हैं तो उसको यूक्रेनियन गवर्नमेंट ही देखे। ओके, अब यहाँ पे क्या समस्या हुई? ये जो प्रोविजंस है इनको इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल हो गया। क्यों? ये क्यों हुआ? ये हुआ मिन्स्क कॉनंड्रम की वजह से। अब मिन्स्क कॉनंड्रम क्या है इसको समझ लेते हैं। अब मिन्स्क कॉनंड्रम में ये है कि यूक्रेन को लगता है कि ये जो अकॉर्ड है, जो अकॉर्डेंस है, वो वहां की सोवर्निटी को फुली सपोर्ट करता है, पर रशिया को ये लगता है कि ये एक लिमिटेड सोवर्निटी प्रोवाइड करता है। अब इस मतभेद के कारण ये जो मिन्स्क एग्रीमेंट 2 है ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अब भाई साहब, अब क्या करें? तो अब जो है, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम इस मिन्स्क एग्रीमेंट को पूरी तरह से लागू कर दें तो क्या इस वॉर को रोका जा सकता है? तो हाँ, ये एक रशिया का डिमांड भी है जो कि रशिया की तरफ से आया है कि सबसे पहले तो तुम मिन्स्क 2 को जो है वो तुरंत इम्प्लीमेंट कर दो। दूसरा ये कि अगर ये अकॉर्ड जो है ये दोनों पार्टीज की तरफ से आगे बढ़ा दिया जाता है तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट सर्व कर सकता है डिप्लोमेटिक सोल्यूशन का इस क्राइसिस में, और साथ में ही ये यूक्रेन को अपने बॉर्डर्स पर कंट्रोल पाने में, कंट्रोल रीगेन करने में हेल्प कर सकता है जहां पे उन्होंने कंट्रोल खो दिया है रशियन इन्वेजन की वजह से। अगली जो चीज है वो ये है कि ये रशिया के लिए एक मीन्स बन सकता है ये इंश्योर करने के लिए कि यूक्रेन जो है वो कभी नाटो ज्वाइन ना कर सके और रशियन लैंग्वेज और कल्चर जो है वो सेफगार्डेड रहे एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन की तहत यूक्रेन में। तो ये कुछ चीजें हैं मिन्स्क एग्रीमेंट की जो कि यूक्रेन में जो क्राइसिस है उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती है, बट एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन प्रोवाइड करने में हेल्प जरूर कर सकती है। अब ये समझ लेते हैं कि इस क्राइसिस का खत्म होना क्यों जरूरी है। ये जो दो पार्ट्स हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क, जो मिलकर डॉनबास रीजन बना रहे हैं, ये ईस्टर्न यूक्रेन के पार्ट हैं और ये काफी वक्त से यूक्रेन और रशिया के बीच के इस टिफ का शिकार रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्होंने लगभग 1.5 मिलियन आईडीपीएस, जो कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, जो कि लापता है, जिनका कोई पता नहीं चला है, उनको खोए हैं। मास डिस्ट्रक्शन हुआ है, इकोनॉमी को काफी लॉस हुआ है, और अगर ये चलता रहा तो यूक्रेन जो है वो तो बर्बाद हो जाएगा, ईस्टर्न यूक्रेन का नामो निशान नहीं बचेगा। तो इसीलिए इस क्राइसिस को रोकना, इस क्राइसिस के लिए एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन लेकर आना बहुत जरूरी हो जाता है। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो एनिमेशन और गेमिंग के ऊपर है और गवर्नमेंट की इस पर क्या कुछ पॉलिसीज रही हैं, गवर्नमेंट इस पर क्या कुछ बातें कह रही है और क्या कुछ कर रहा है, इसको हम समझते हैं।
ये जो आर्टिकल है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, जिसमें आप प्लानिंग और मोबिलाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज समझेंगे। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एनिमेशन और जो विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग सेक्टर है, जिसको कि हम कंबाइन रूप से एवीजीसी सेक्टर भी कहते हैं, वो क्या है, उसका क्या पोटेंशियल है, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। साथ में इसके क्या सिग्निफिकेंस है ये भी ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो विजन है वो ये है कि एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर है जो एवीजीसी सेक्टर है, वो एक कंटेंट क्रिएशन फैक्ट्री बन सकता है वर्ल्ड का। क्यों? एक रीसेंट एनालिसिस जो कि बीसीजी के द्वारा है, उसमें ये कहा गया है कि जो गेमिंग बिजनेस है वो लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का सेल जनरेट कर सकती है, और ये 2025 तक ऑलमोस्ट ट्रिपल होने की संभावना रखती है। साथ में ही 2030 तक जो इंडियन मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए ऐसा प्रेडिक्शन है कि वो बहुत तगड़ा ग्रोथ देने वाली है, जो कि लगभग 9 to 11% हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं, और इसके ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से ये अगर इसको समझा जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अब ये समझते हैं कि जो एवीजीसी सेक्टर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। पहले तो जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। दूसरा, जो एवीजीसी सेक्टर है हमारा, वो हमारे देश को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके रख देगा वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे। जो हमारा इमेज है वो थोड़ा चेंज हो सकता है कि हम भी टेक गुरु के रूप में सामने आ सकते हैं। तीसरी जो बात है वो स्टार्टअप सेक्टर के राइज के ऊपर है कि जो स्टार्टअप सेक्टर है उसका तुरंत राइज होगा, वहां पे लोगों को मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और ओवरऑल ये हमारे जीडीपी को एक बड़ा बूस्ट दे सकता है। अगली चीज है वो ये है कि एक नया इंडस्ट्री है जिसके डेवलपमेंट पे हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इस इंडस्ट्रीज में मेटावर्स जैसी चीजें हैं, एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन है, और एवीजीसी सेक्टर जो है वो इन चीज़ों को, इन इश्यूज को, जो मेटावर्स है, जो आप वर्चुअली चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, वर्चुअली चीज़ों का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जो डिजिटल एजुकेशन है, हालांकि ये डिजिटल एजुकेशन कोविड के टाइम में इसमें एक बहुत बड़ा सर्ज आया है, लेकिन एवीजीसी सेक्टर जो है इसको एक बड़ा ही मेजर बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब समझते हैं कि गवर्नमेंट के इसके ऊपर क्या कुछ मेजर्स रहे हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एवीजीसी सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है बेंगलुरु में, जो कि हाई टेक्नोलॉजी डिजिटल मीडिया हब के रूप में सामने आ रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने क्या किया, 2020 में ये अनाउंस किया कि वो एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे। साथ में और कुछ चीजें हैं, वो एवीजीसी टास्क फोर्स का सामने आना है। यूनियन बजट 2022 जो है वो ये अनाउंस करता है कि एक नया टास्क फोर्स क्रिएट होगा एवीजीसी के लिए। साथ में ही जगह जगह पे एबीजीसी एक्सीलेंस जो है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एबीजीसी के लिए, उसकी स्थापना की जाएगी, उसको एस्टैब्लिश की जाएगी। और हाल में ही एक सक्सेसफुल विजुअल जो है इसका वो कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से है, जिसपे हमने अभी बात करी, जो कि बेंगलुरु में उन्होंने अभी एवीजीसी सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश कर दिया है ऑलरेडी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो सेक्टर है एनिमेशन और गेमिंग का, वो एक बड़ा ही पोटेंशियल सेक्टर है यूथ के लिए भी और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो मनरेगा बजट एस्टिमेशन के ऊपर है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। मनरेगा जो है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्कीम रहा है, और बहुत सालों में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से, दोनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। एज ए स्कीम आपको इसको प्रीलिम्स के लिए समझना ज़रूरी है, और इसमें क्या इश्यूज, क्या चैलेंजेस रहे हैं, इसके बजट एलोकेशंस क्या रहे हैं,
ये आपका मेल्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में हम इस आर्टिकल को समझ रहे हैं वो देख लेते हैं। क्या हुआ है, जो मनरेगा का बजट एलोकेशन हुआ है वो जो है वो इस साल बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग रहा है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे। और एक बड़ा बज़ सा क्रिएट हो गया है 2022 और 2023 के बजट को लेकर, जो मनरेगा को लेकर एलोकेट हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम किनको हो रही है? ऑब्वियसली जो मनरेगा के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको तो प्रॉब्लम हो ही रही है, लेकिन साथ में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि ऑल इंडिया किसान सभा हो गए या संघर्ष मोर्चा हो गया। इन सब लोगों को लेकर इन्होंने ये जो मनरेगा का बजट एलोकेशन है इसको लेकर एक बस क्रिएट कर दिया है। अब ये तो डिमांड किया ही जा रहा है कि तुम एक हायर बजट एलोकेशन करो इन एक्टिविस्ट और एकेडमिशियंस के द्वारा। ये तो ये कह रहे हैं कि भाई बजट जो है उसको बढ़ा दो, लेकिन और क्या कुछ कह रहे हैं इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे हम इससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये दो ग्रुप्स हैं, जैसे कि पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी और एनएसएम। एनएसएम क्या है? ये है नरेगा संघर्ष मोर्चा। ये जो दो ग्रुप्स हैं ये सजेस्ट करते हैं कि जो बजट है वो कितना होना चाहिए, कितना बजट जो है वो मनरेगा के लिए एलोकेट किया जाना चाहिए। लेकिन लास्ट 2 सालों में क्या हुआ है कि जो ये बजट एलोकेशन का सजेशन देते हैं उसका हाफ भी बजट एलोकेट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे एक तो ये कह रहे हैं कि बजट बढ़ाओ, लेकिन दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं कि जो बजट रहा है या जो बजट बनाया जा रहा है वो जो बजट है वो बेनिफिशियरी के नीड को मीट करने के लिए बड़ा ही इनएडिक्वेट है। तो इसके क्या सॉल्यूशंस हैं उसको अब हम समझते हैं। पहली बात तो ये है कि आप बजट को थोड़ा बढ़ा दीजिए। दूसरा ये है कि जो फंडिंग है सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट को वो टाइम से आए ताकि जो वेजेस हैं, जो वेजेस डेली वेज वर्कर्स हैं उनको टाइम से उनके वेजेस दिए जाएं, वो डिले ना हो। तीसरी चीज ये है कि जो वर्क अपॉर्चुनिटीज है उसको बढ़ाई जाए। कई बार क्या होता है कि लोगों को काम ही नहीं मिल पा रहा है। अब काम नहीं मिल पा रहा है तो उसकी वजह से उनको जो वेज बेनिफिट है वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसको उसमें एक बैलेंस बनाया जाए, जो वर्क अपॉर्चुनिटीज है और जो वेज एम्प्लॉयमेंट है उसमें एक बैलेंस बनाना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगली चीज जो है, जो पेंडिंग ड्यूज है, जो कई कई महीनों से जो लोगों के पेंडिंग ड्यूज है उनको क्लियर किया जाए ताकि वो अपने नीड्स को मीट कर सके। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम बजट एलोकेशन को देखकर समझ सकते हैं और जो कि ये जो चैलेंजेस हैं इनको हम इस तरीके से सही कर सकते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है रेड पेन मूवमेंट फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये जो आर्टिकल है ये अगेन आपका ये इश्यूज जो है इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे रिलेट करता है। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है। इसमें दो टर्म्स हैं, सेबी और एनएसई, इनको हमने कल समझा। ये अभी जो हम आर्टिकल देख रहे हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि सेबी ने हाल में ही जो फॉर्मर चीफ है एनएसई की, चित्रा रामकृष्णन, उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि वो स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो किसी अननोन पर्सन को एक्सचेंज कर रही है, प्रोवाइड करा रही है। कल हमने देखा कि सीबीआई ने इनके एमडी को, एनएसई के एमडी को समन किया है इसलिए कि वो जो अर्ली एक्सेस दे रहे हैं कुछ पर्टिकुलर ट्रेडर्स, पर्टिकुलर ब्रोकर्स को। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड क्या है, जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड है इंडिया का, सेबी, उसने चित्रा रामकृष्णन जो कि एनएसई की एक फाउंडिंग मेंबर है और फॉर्मर एमडी और सीईओ भी रही हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि आप जो है आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में किसी अननोन पर्सन से शेयर कर रही है। और ये एक बड़ा ही गिमिकी सा इमेज है कि वो जो भी इंसान है वो एक योगी है, वो लिव्स इन हिमालयाज। ना सेबी ये भी एलिगेशन लगाती है कि चित्रा रामकृष्णन ने ये जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एनएसई की जो 5 ईयर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन डिविडेंड पे आउट रेशियो है इससे जुड़ी हुई थी, ये इंफॉर्मेशन जो उन्होंने लीक करी है।
इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो एनएसई को लेकर प्लानिंग है गवर्नेंस की जो इकोनॉमिक बोर्ड्स हैं वो अफेक्ट हो रही हैं। और साथ में ही क्या हुआ है, इसके साथ ही जो एनएसई पर लोगों का भरोसा है और जो एनएसई का रेप्यूटेशन है वो बहुत बुरी तरह से हिल चुका है और जो कैपिटल मार्केट है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। अब कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इसमें। स्ट्रक्चरल इश्यूज में सबसे पहले आता है आपका जो है मैनेजरियल कंडक्ट। वो क्या है उसको समझते हैं। मैनेजरियल कंडक्ट को यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट के मिसफंक्शनिंग से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो मैनेजरियल कंडक्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे एनएसई के जो फंक्शनिंग में है वो एक बहुत बड़ा ही मिसफंक्शनिंग हुआ है। वो मैनेजमेंट जो है वो सही से नहीं हो पाया है जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है इनफेक्टिव बोर्ड्स। वो क्या है कि एनएसई ने एक रिवॉल्यूशन तो लाया स्टॉक मार्केट में, बट इस तरीके का जो मिसमैनेजमेंट है वो उसकी इफिशिएंसी पे सवाल खड़े करता है। तीसरी चीज जो है लेक ऑफ पेनल्टीज। अब जो ये प्रॉब्लम्स हुई है इस पर अच्छी अगर पेनल्टी लगा दी जाए, उनको ऐसा कुछ पनिशमेंट दिया जाए या ऐसी कोई पेनल्टी लगाई जाए जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो ताकि इस तरीके की घटनाएं जो है वो भविष्य में ना हो सके, तो शायद एक फ्यूचर एग्जाम्पल जो है वो हम सेट कर सकते हैं। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। अब जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसके लिए हम किसको अकाउंटेबल ठहराएंगे। दो लोग हैं चित्रा रामकृष्णन और जो वहाँ के एमडी है रवि नारायण, उनको समन कर लिया। कुछ चीफ ऑफिसर्स हैं उनको समन कर लिया, लेकिन जो लोगों का लॉस हुआ है, जो स्टॉक सिक्योरिटी के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगा है, जो प्रॉब्लम्स हुई है, उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको कि यहाँ पे समझना जरूरी है। ओके, सो अब इसके लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। पहला तो जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके सिलेक्शन के लिए एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और स्ट्रिक्ट प्रक्रिया जो है वो चुनी जाए। तीसरा जो पेनल्टीज है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। अकाउंटेबिलिटी के लिए हम रेगुलेटर्स बना सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है हम वो कर सकते हैं ताकि जो स्टॉक सिक्योरिटी है उस पर लोगों का भरोसा दोबारा बन सके और कोई रेगुलेटरी इश्यूज ना उठे फ्यूचर में। अब हम अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल वो इस बारे में है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर और उनके फ्रेंच काउंटर पार्ट हैं, उन्होंने एक डिस्कशन किया है ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस को लेकर। इसमें ये दो टर्म्स हैं, ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज अ कॉन्सेप्ट फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से। तो इसको हम फटाफट समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो ब्लू इकोनॉमी क्या होती है। ब्लू इकोनॉमी एक्चुअली ओशन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करने के बारे में है कि हम ओशन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ में वो हेल्प करे और साथ में ही जो लाइवलीहुड और जॉब की अपॉर्चुनिटीज है उसको प्रमोट करे। इसके अलावा जो ओशन इकोसिस्टम है इसके हेल्थ को प्रमोट करें। और इसके अलावा ग्रीनिंग ऑफ ओशन डेवलपमेंट और इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज जो है इस पर बिल्ड किया जाए। इसी के अंदर एक और टर्म आता है ओशन गवर्नेंस, जो कि इनकम पास करता है कुछ टर्म्स को जिस पर हम बात करेंगे। पहला है रिन्यूएबल एनर्जी। जो मैरीन एनर्जी है, जो फिशरीज है या मैरीन ट्रांसपोर्ट है, उससे रिलेटेड टूरिज्म है, या जो क्लाइमेट चेंज है, वेस्ट मैनेजमेंट है, इन सब से जो रिलेटेड इश्यूज हैं उसको हम ओशन गवर्नेंस के अंदर डील करते हैं। ओके, सो ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस इस चीज पर एम्फेसिस डालता है कि जो ओशन इकोनॉमी है और सोशल इंक्लूजन है इसको हम साथ में देखें ताकि और साथ साथ इसके हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करें। और अगर हम इसको साथ में देखते हैं तो हम एक इनोवेटिव और एक अच्छा बिजनेस मॉडल को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये था आपका ब्लू इकोनॉमी। हालांकि ये जो ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस की जो बात है ये आप अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी देख सकते हैं। जो SDG 14 है वो इसके बारे में बात करता है कि किस तरीके से हम ओशन और सी मैरीन रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज कर सकते हैं ताकि हम
सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें। तो ये ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था जो कि आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आर्टिकल है हमारा ORDP स्कीम पे। अभी हाल में ही जो सेंटर है उसने ORDP स्कीम पे एक क्लैरिफिकेशन दिया है। तो ORDP स्कीम क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। Sorry, I have been kind of misspelling it as ORDP. It's not ORDP, it's OROP. That is One Rank, One Pension Scheme. So, this article is important from the perspective of policy and governance और ये relate करता है आपके GS पेपर 2 को। तो किस कॉन्टेक्स्ट में ये है ये हम समझते हैं कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट बेंच एक PIL सुन रही थी एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की। तो वन रैंक वन पेंशन स्कीम क्या डिमांड करता है? वन रैंक वन पेंशन स्कीम में डिमांड करता है कि यूनिफॉर्म पेंशन जो है वो दिया जाए उन लोगों को जो आर्म फोर्स से रिटायर हो रहे हैं और सेम रैंक पर रिटायर हो रहे हैं प्लस सेम लेंथ की सर्विस उन्होंने की है। ओके, जो आर्म फोर्स पर्सनल है जो कि 30/6/2014 तक रिटायर हुए हैं, वहाँ के लिए ये ऑर्डर जो है ये कवर किया गया है। रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उसने एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि सेम रैंक और सेम लेंथ की जो सर्विस है वो नेसेसरी नहीं है, वो नेसेसरी है OROP बेनिफिट्स को क्लेम करने के लिए। तो बेसिकली हम इसको एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि आर्म फोर्स में जो भी लोग हैं जो कि सेम रैंक पे रहे और जिन्होंने सेम लेंथ ऑफ सर्विस की है वो OROP दैट इज वन रैंक वन पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स को क्लेम कर सकते हैं। और 30/6/2014 तक जो भी पर्सनल रिटायर हुए हैं उनके लिए ये जो ऑर्डर है ये कवर किया गया है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू। लेट्स मीट टुमारो अगेन। ओके, गुड बाय।